नमस्कार दोस्तों, मैं विकी सर आपके अपने YouTube चैनल क्वालिफाई विद विकी सर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने कल आपको वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला में संख्या से संबंधित तथ्य तथा इसके साथ साथ स्वर से संबंधित तथ्य, स्वर की परिभाषा, स्वर का विभाजन बताया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों की क्लास हो गई थी। आज आगे की कक्षा प्रारंभ होगी जो स्वर के उच्चारण स्थान से प्रारंभ होगी। दोस्तों, स्वर का उच्चारण स्थान, स्वर का उच्चारण स्थान, स्वर का उच्चारण स्थान। दोस्तों, स्वर का उच्चारण स्थान जैसे हम कहते हैं 11 स्वर है हमारे, जैसे आ और आ। और आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। ई का उच्चारण स्थान हमारा तालु से होता है। उ का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ से होता है तथा ए आय का उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु से होता है। ओ औ का उच्चारण स्थान, ओ औ का कंठ ओष्ठ से होता है, कंठ ओष्ठ से होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है और अंक का उच्चारण हमारा क्या होता है? अनुनासिक से होता है, अनुनासिक से होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैं कह दूं ए आई का उच्चारण से, जैसे मैं कह दूं ए का आई का उच्चारण कैसे हो, जैसे देखिए ए और आई दोनों पहले ये जान लीजिए बनता कैसे है। ए जो है आ धन ई के योग से हमारा ए बनता है। अगर आपको मालूम है कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान ताल होता है, तो बराबर दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? हमारा कंठ है ताल। अर्थात ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है ताल। ठीक है, उसके बाद ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ठीक है, जैसे ओ किसके बनता है? आ और उ के योग से ओ बनता है। ठीक है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होता है। ठीक है, और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो कंठ और ओष्ठ हुआ कि नहीं? कंठ और ओष्ठ। ठीक है, फिर भी का मूर्धन्य है। अंक का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक या नासिक होता है, अनुनासिक या नासिक होता है। ठीक है, ये आपका उच्चारण स्थान समाप्त होगा। अब आगे बारी है हमारा दूसरा। ठीक है, आगे बारी हमारा दूसरे क्लास की बारी है। जैसे मैं कह दूं कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन, अगर हम ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन करेंगे तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन, ठीक है, दो भागों में हुआ है, दो भागों में हुआ है। एक होता है वृद्धमुखी, एक होता है वृद्धमुखी और एक होता है आवृद्धमुखी। ठीक है, वृद्धमुखी और आवृद्धमुखी। जब हमारा मुख अर्थात ओष्ठ हमारा कैसे बनेगा? गोलाकार बनेगा। मतलब होता है गोलाकार ओष्ठ। जब गोलाकार बने, ओष्ठ जब गोलाकार बने, ठीक है, उसे हम वृद्धमुखी कहते हैं। ओष्ठ जब गोलाकार ना बने उसे क्या कहते हैं? हम आवृद्धमुखी कहते हैं। अब आइए देखिए गोलाकार क्यों बनता है। आ बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप किसमें रखेंगे? आवृद्धमुखी में रखेंगे। ई इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें रखेंगे हम। ठीक है, उ नहीं बन रहा, नहीं बना दोस्तों, बन रहा। उ बन गया। ठीक है, इसमें रखेंगे। ए आए इसमें रखेंगे। ठीक है, ओ आओ, ओ आओ को हम इसमें रखेंगे। ठीक है, और री आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन।
अर्थात इसका मतलब है कि ओठ के आधार पर हम स्वरों का विभाजन कितने भागों में करते हैं, तो ओठ के आधार पर स्वरों का विभाजन दो भागों में होता है। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है आवृत्तमुखी। वृत्त मतलब होता है गोलाकार बने, आवृत्तमुखी मतलब जब गोलाकार ना बने। ठीक है, उ उ ओ आ हमारा वृत्तमुखी है, आ ई ए आय और री हमारा क्या है, आवृत्तमुखी है। ठीक है, ये दो टॉपिक को समाप्त। अब हम देखते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में देखते हैं दोस्तों। तीसरे टॉपिक आपका आता है हमारा, तीसरा टॉपिक हम देखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर का विभाजन। जिह्वा के आधार पर स्वर का विभाजन। ठीक है, जिह्वा के आधार पर अगर स्वर का विभाजन देखेंगे हम, जिह्वा कहिए या जीभ कहिए, जिह्वा या जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर का विभाजन। ठीक है, तो जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वर का विभाजन हम तीन भागों में करते हैं। ठीक है, कितने, तीन भागों में करते हैं। जैसे जिह्वा के आधार पर एक होता है अग्र स्वर, ठीक है, एक होता है मध्य स्वर और एक होता हमारा पश्च स्वर। ठीक है, इसे अग्र स्वर क्या होता है, जब भी हम स्वर का उच्चारण करेंगे अगर हमारी जिह्वा आगे आएगी तो अग्र स्वर, अगर हमारी जिह्वा वहीं रहेगी मध्य स्वर, अगर हमारी जिह्वा पीछे जाएगी तो पश्च स्वर। अब आइए देखते हैं कौन कौन सा अग्र है, कौन कौन का पश्च है। ठीक है, जैसे आ जहां वहीं वहीं है तो आ का आ लिख देगा। अब आ देखो जितना मुंह खुलेगा, ध्यान दीजिए, जितना मुंह खुलेगा जितना ढकेगा उतना ही पीछे जाता जीभ हमारा। ठीक है, फिर देख लीजिए आ देखिए जहां जीवा था वहीं के वहीं रह गया। ठीक है, आ चला गया पीछे एकदम। ठीक है, ई देखो आगे आगे में ई, जब ई में हमारा जीवा, ठीक है, आगे गया, फिर उ मुंह ढका ना, जितना मुंह ढकेगा तो जितना खुलेगा पीछे जाएगा, तो उ हमारा कहां गया, पीछे चला गया। फिर ए आए, ए आए हमारा जीवा आगे आ गया, फिर ओ आओ। ठीक है, ओ आओ में कहा चला गया, पीछे चला गया, और री में कहा आ गया, फिर से आगे आ गया। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में हमारा जिह्वा आगे आए अग्र स्वर, मध्य में रहे मध्य स्वर, और पीछे चला जाए तो पश्च स्वर। ठीक है, जितना मुंह खुलेगा उतना हमारा जिह्वा पीछे जाता है, जितना बंद होगा उतना हमारा जिह्वा पीछे जाता है। केवल छोटा आ में हमारा जिह्वा वहीं के वहीं रह जाता है मध्य स्वर में, बाकी ठीक है बड़ा आ उ और ओ आ पश्च स्वर हो जाते हैं, ई ए आई और भी हमारा जो है अग्र स्वर होते हैं। अब आते हैं स्वर के एक और विभाजन में आते हैं, स्वर के एक और विभाजन करते हैं हम। ठीक है, स्वर का एक और विभाजन करते हैं, आइए देखते हैं। मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, ठीक है, देखिए मुख द्वार के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं। कितने, चार भागों में बांटते हैं। मुख द्वार के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है समृद्ध, दूसरा है अर्धसमृद्ध, तीसरा है विपरीत, और चौथा है अर्धविपरीत। अब आइए देखते हैं, जैसे हमारा मुख हुआ, ठीक है, पूरा खुल गया, ध्यान दीजिए, जब पूरा खुलेगा तो विपरीत खोल कहलाएगा, जब आधा खुलेगा तो अर्धविपरीत हो जाएगा। ठीक है, जब अर्धविपरीत से भी आधा होगा तो अर्धसमृद्ध हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा एकदम कम हो जाएगा तो समृद्ध हो जाएगा। अर्थात समझ रहे आप, अर्थात मुख द्वार लगभग बंद हो। ठीक है, फिर मुख द्वार समृद्ध से थोड़ा खुले। ठीक है, फिर अगला मुख द्वार पूरा खुले, फिर है अगला मुख द्वार आधा खुले। ऐसा खुले,
आधा खुले। आइए देखते हैं किसमें हमारा मुद्दा पूरा खुलता है, किसमें आधा खुलता है, किसमें लगभग बंद रहता है और किसमें थोड़ा सा खुलता है। देखिए आ आधा हो गया जो दोस्तों, आ जब आधा होगा तो हम आधे में रखेंगे, आ को आधे में, आ पूरा खुल गया है आ, ठीक है। फिर ई देखो ई भी मुक्त द्वार हमारा बंद है, ठीक है। फिर हमारा है उ उ हमारा मुक्त द्वार कैसा है, बंद है, ठीक है। फिर आपका आता है ए, देखो ए हल्का सामने से हल्का खुला ए, ठीक है। तो ए इसमें आ जाएगा। फिर आए आधा खुल गया, ए आए, ठीक है। फिर आपका आता है ओ देखिए ओ थोड़ा सा खुला है, आओ आधा खुल गया, ठीक है। फिर बचती किसकी बारी, रे की, रे देखिए रे, ये आपका हो गया, ये भी समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। मुखद्वार के आधार पर हमने स्वरों को इस में बांट दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है स्वर को लेकर कि आगत स्वर क्या है, ठीक है। आगत स्वर दोस्तों, आगत स्वर कहिए, आगत ध्वनियां, आगत स्वर कहिए, आगत ध्वनियां हमारे जो कौन सी है, आ, ठीक है। एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन बनता है कि जितने बाउंड वर्ड हैं उसमें से ई और हमारा रे, ई और रे कैसे हमारे स्त्रीलिंग वर्ड है, कैसे हैं, स्त्रीलिंग वर्ड है, बाकी सब क्या हमारे पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि आ छोटा हमारा कैसा स्वर है, प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक स्वर होता है, और ठीक है प्राकृतिक स्वर होता है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है, शहीद स्वर या बलिदान स्वर से कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, प्राकृतिक स्वर दोनों नहीं है, शहीद स्वर और बलिदान स्वर है। एक क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक स्वर कौन कौन सा है, तो प्राकृतिक स्वर आप जान लीजिए, प्राकृतिक स्वर आपका आ ई उ, ठीक है, आ ई उ आपके प्राकृतिक स्वर है, ठीक है। फिर आपको मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं जिससे स्वर संबंधित क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। क्या तो हो गया, अब मैं आपको पूर्णतः फिर से अध्ययन करा दे रहा हूं स्वर के बारे में दोस्तों। वर्ड किस वर्णमाला का हम पढ़ रहे हैं, पहले वर्ड के बारे में जानेंगे। वर्ड किसे कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं, ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। जब इन्हीं वर्डों के, ठीक है, इन्हीं वर्डों का हम व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप देंगे तो उसे वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्डों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। इन्हीं वर्डों के लिपिबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या 52 है और 52 वर्डों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अगर हम स्वर की परिभाषा की बात करें, स्वर की अनेकों परिभाषा बनेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे हम स्वर की परिभाषा पूछे, स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाए, पहला परिभाषा हो गया। स्वर उसे कहते हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं, दूसरा परिभाषा हो गया। स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तीसरा परिभाषा हो गया। स्वर उसे कहते हैं जिसका खंड ना हो, चार परिभाषा हो गई दोस्तों। इस बार यूपी एग्जाम में आग लगा दीजिए, वर्णमाला क्वेश्चन आज छूट के ना जाए, मैं गारंटी देता हूं। इतना पढ़ा दूंगा कि हिंदी व्याकरण क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, मेरे ही पढ़ाए वीडियो से अगर आप लिख लेंगे क्वेश्चन कतई बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं वर्णमाला में स्वर की संख्या सम्मिलित करते हैं। जैसे स्वर की कुल संख्या कितनी है, कुल 13 है, ठीक है। मुख्यतः कितने हैं, 11 है। मूलतः कितने हैं, 11 स्वर हैं। मूल स्वर कितने हैं, 4 स्वर हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं, ये भी 4 हैं। अयोग वर्ण कितना है, 2 है। अंग और अ हमारे अयोग वर्ण हैं, ठीक है। अयोग वर्ण उसे कहते हैं जिसकी गणना हम ना तो स्वर करेंगे ना तो व्यंजन करेंगे, बल्कि आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, दोनों में जो है प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अंक को अनुस्वार कहते हैं, अंक को विसर्ग कहते हैं। फिर मैं बताया था स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन 3 भागों में हुआ है। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है कुश स्वर। हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय कम समय ले, अर्थात जो एक मात्रा वाले होते हैं उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ और रे, ठीक है। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के भी अनेक नाम है, जैसे हम कहेंगे गुरु स्वर,
द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगे, हर स्वर के भी अपेक्षा ज्यादा समय लगे। ठीक है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आ ई उ और री को छोड़कर 7 दीर्घ स्वर हैं कुल। कितने? 7 कुल दीर्घ स्वर हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है पुरुष स्वर। पुरुष स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे। कैसे लगे? तिगुना समय लगे, उसे हम पुरुष स्वर कहते हैं। और पुरुष स्वर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मंत्र उच्चारण में करते हैं, दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने में करते हैं, पुरुष स्वर का प्रयोग करते हैं। बाकी आगे क्लास मैंने आज वाले वीडियो में मैंने डाल दिया हूं, आज वाले वीडियो मैंने पढ़ा दिया हूं। ठीक है दोस्तों, आज तक यहीं तक। अब आगे का पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में ऐसा पढ़ाऊंगा, बता रहे आप मस्त हो जाएंगे, पूरी वर्णमाला से खेलना सीख जाएंगे, बता दे मैं गारंटी के साथ ले रहा हूं। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चन उसमें दिखाऊंगा, आपको कभी सोचेंगे नहीं कि वर्णमाला में क्वेश्चन बनता भी ऐसे है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी दोस्तों जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इसका लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। ठीक है।